Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। देखिए, शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 26 है। इसके पहले 25 टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, 25 टेस्ट। तो साथियों, उन टेस्टों को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो इसलिए कोई से भी लेवल से हो आप तैयारी ज़रूर कर रहे हो तो फिर आप इस टेस्ट को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बात याद रखना कि सिलेक्शन का एकमात्र आधार होता है लगातार लास्ट में टेस्ट को सोल्व करना। तो यही चीज़ मैं करवा रहा हूँ साथियों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए करो। तो पहला क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न पत्र तैयार करना आसान है। प्रश्न को समझना, निबंधात्मक प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्नों से प्रश्न पत्र तैयार करना आसान किससे रहता है? आसानी से प्रश्न पत्र तैयार कौन से प्रश्नों से होगा? साथियों, आसानी से होता है निबंधात्मक प्रश्नों से, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न होते कम है और इनके उत्तर ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये तो कम होते हैं फिर साथियों, जबकि जैसे निबंधात्मक तो पेपर में 10 क्वेश्चन भी अगर ला दे तो वो बहुत बड़ा पेपर हो गया, लेकिन बहुविकल्पीय तो 10 क्वेश्चन तो नहीं होंगे ना, 100-50 कुछ तो रहेंगे। तो फिर आसानी से प्रश्न पत्र तैयार करना निबंधात्मक प्रश्नों में रहता है, लेकिन जांच करना इसमें बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। सबसे कठिन इसमें होता है जांच करना, इसलिए प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है? पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि, खेल विधि, प्रयोजना विधि और इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि किसको कहेंगे साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि। प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। याद रखिएगा, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि किसे कहा जाता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। खेल विधि के जन्मदाता कौन है मित्रों? खेल विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक, फ्रोबेल, हेनरी कोल्डवेल, कुक और इनमें से कोई नहीं। तो खेल विधि के जन्मदाता या जनक की अगर हम बात करें तो वो है हेनरी कोल्डवेल कुक। तीसरा विकल्प सही है, इसके जनक या जन्मदाता हेनरी कोल्डवेल कुक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? हर्बर्ट ने, मैडम मारिया मोंटेसरी ने, रायबर्न ने और हंटर ने। तो साहचर्य विधि का आविष्कार मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है कि जो भाषा प्रयोगशाला है उसका अनुभाग या भाग कौन सा नहीं रहेगा? श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता का कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष और दूरदर्शन प्रकोष्ठ। बताइए राइट आंसर अब 5वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर आपका सही रहेगा साथियों? बात करें अगर भाषा प्रयोगशाला की तो इसमें श्रवण प्रकोष्ठ भी होता है, उच्चारण संशोधन इसी से किया जाता है, नियंत्रण कक्ष भी होता है, परामर्शदाता का कक्ष भी होता है, लेकिन दूरदर्शन प्रकोष्ठ जैसी कोई चीज भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग या भाग नहीं होती है मित्रों। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ सही आंसर है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? विभेदीकरण, वेदता, वस्तुनिष्ठता और मितव्ययिता। तो जो एक परीक्षण है वो विभेदकारी भी होना चाहिए, वेद भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, लेकिन मितव्ययिता ये तकनीकी विशेषता में सम्मिलित नहीं होती है। तो मित्रों यहाँ प्रश्न नंबर 6 में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन मित्रों, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर और इनमें से कोई नहीं। अनुकरण विधि की बात करें तो अनुकरण विधि अगर आप उच्च स्तर पे जा रहे हो तो गलत हो और शिशु स्तर पे जा रहे हो तो भी गलत हो, क्योंकि साथियों प्रारंभिक स्तर पर सबसे उपयुक्त मानी जाती है अनुकरण विधि को। शिशु भी नहीं बल्कि प्रारंभिक स्तर पर। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 7 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे अब। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? सैनिक विधि में, समूह शिक्षण विधि में, ध्वन्यात्मक विधि में और दूरस्थ शिक्षण विधि में। तो मित्रों पखवाड़ा मतलब 15 दिन तक लगभग। तो 15 दिन तक कार्य गोष्ठी का आयोजन हम न तो सैनिक विधि में कर पाते हैं, न ध्वन्यात्मक विधि में कर पाएंगे, ना ही समूह शिक्षण में, बल्कि दूरस्थ शिक्षण विधि जो होती है इसमें आप 15 दिनों तक भी कार्य गोष्ठी का आयोजन कर सकते हो। क्योंकि दूरस्थ शिक्षण विधि, दूरस्थ का मतलब क्या होता है? दूर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। विकल्प नंबर 4 सही है आपके प्रश्न नंबर 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे। त्रिभाषा सूत्र दिया गया हंटर आयोग द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, हर्टांग समिति द्वारा और हुसैन समिति द्वारा। साथियों इसका राइट आंसर बताएं। लेकिन जरूरी सूचना आज की कि जीन पियाजे का नाम सभी ने सुन रखा होगा, उससे संबंधित पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं आज, पूरे 50 क्वेश्चन। यकीन मानिए इन 50 प्रश्नों को करने के बाद में एग्जाम में आपका जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, अगर आप इन 50 प्रश्नों को करके देखते हो तो साथियों वो स्पेशल टेस्ट मान सकते हो आप साइकोलॉजी का, वो कि एक ही टॉपिक से 50 क्वेश्चन, वो भी जीन पियाजे, तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। तो उसको जरूर करिएगा। और साथ ही हिंदी का टेस्ट नंबर 20 भी है, 21, तो उसको भी आप जरूर करिएगा साथियों, दोनों लेवल के लिए है वो भी। यहाँ राइट आंसर रहेगा कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। कोठारी आयोग 1964-66 द्वारा। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा उसे रसास्वादन विधि कहेंगे, उसे प्रदर्शन विधि कहेंगे, उसे समवाय शिक्षण विधि कहेंगे और उसे व्याख्यान विधि कहेंगे। तो एक शब्द आ रहा है विभिन्न विषय, अलग अलग विषय में जो ज्ञान होता है उसकी एकता को स्पष्ट करना है, तो फिर अलग अलग विषय मतलब समवाय विधि से फिर आपको शिक्षण कराना होगा मित्रों, क्योंकि सह संबंध किस में बनता है? समवाय विधि में बनता है। तीसरा विकल्प सही है 10वें क्वेश्चन में। 10वें प्रश्न में समवाय शिक्षण आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने, W.H. किलपेट्रिक ने, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने और डाल्टन ने। तो डाल्टन विधि का विकास डाल्टन नामक शहर में मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों आपके प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। तो जो प्राथमिक कक्षा के बालक है उनके शिक्षण आपको उनका कराना है तो व्याख्यान तो करोगे नहीं, क्योंकि व्याख्यान तो अध्यापक केंद्रित विधि है साथियों। प्राथमिक पर छोटे छोटे बालक होते हैं तो वो व्याख्यान से तो नहीं सीखेंगे। अब प्रयास व भूल भी हो सकता है, अनुकरण भी हो सकता है, खेल भी हो सकता है, लेकिन इनमें से आपको बेस्ट का चयन करना है। तो सबसे बेस्ट विधि होती है प्राथमिक कक्षाओं में बालकों के शिक्षण है तो खेल विधि, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में शिक्षण अगर आप करा देते हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता है। बालक खेल में करके सीख रहा है, खेल में उस चीज का अनुभव करता है, उस चीज को एक खुद एक्टिव सक्रिय रहकर, और जिसमें उसको आनंद की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि खेलों में बालक को की बहुत ज्यादा रुचि होती है। इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है वाणिज्यिक शिक्षणालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल और लैटिन स्कूल। तो देखिए फ्रोबेल का मुख्य योगदान, किसकी स्थापना फ्रोबेल के द्वारा की गई थी मित्रों? बालवाड़ी की स्थापना फ्रोबेल के द्वारा की गई थी। बालवाड़ी फ्रोबेल का मुख्य योगदान है शिक्षा के विकास में। दूसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? मध्यस्थ का कार्य मातृभाषा नहीं कर सकती, ऐसी कौन सी विधि है?
व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो साथियों देखिए, जो व्याकरण विधि है इसमें आप मातृभाषा को मध्यस्थ रख सकते हो, सूत्र विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ रख सकते हो, अनुवाद विधि में रख सकते हो, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को आप मध्यस्थ नहीं रख सकते। तो 14वें क्वेश्चन में आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण क्रिया है पुस्तकों का पठन करना, भ्रमण के लिए जाना, सहायक सामग्री का अभाव और उच्च मानसिक क्रियाएं। तो जो प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति करनी है अगर आपको, तो पुस्तकों के पठन से तो प्रत्यक्ष अनुभव कभी भी नहीं मिलेगा, सहायक सामग्री का अभाव रहेगा तो फिर इससे भी कहाँ प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, उच्च मानसिक क्रियाओं से भी नहीं, बल्कि भ्रमण के लिए जब आप जाओगे साथियों, उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखोगे तो प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति आपको जरूर होगी। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का मनोरंजन करना, छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, निकट के वातावरण का अध्ययन करना और अवकाश का सदुपयोग करना। तो साथियों शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य बताना है। पर्यटन पर बच्चों को क्यों ले जाते हैं शिक्षण के अंतर्गत? तो मनोरंजन करने के लिए तो ले जाएंगे नहीं साथियों, अवकाश का समय का सदुपयोग करने के लिए भी पर्यटन पर इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, निकट के वातावरण का अध्ययन करना और छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना। दोनों में से कौन सा लगाओगे मित्रों? देखिए बुक में वैसे इसका दूसरा ही विकल्प दे रखा था और मेरे अनुसार भी दूसरा ही सही है, क्योंकि छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण अगर आप कराना चाहते हो तो बिल्कुल आप पर्यटन पर, भ्रमण पर बच्चों को ले जा सकते हो। जैसे मान लीजिए ताजमहल के बारे में बताना है और ताजमहल पास में ही पड़ता है आपके, तो फिर आप आसानी से बच्चों को वहां पर स्पष्टीकरण, विषय का स्पष्टीकरण अच्छी तरह से वहां पर हो जाएगा। तो साथियों मैं भी दूसरे विकल्प पर ही जाता हूं। वैसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आप भी दूसरे पर ही हो या आपके अनुसार तीसरा सही लग रहा है ज़्यादा आपको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दूसरा विकल्प ही सही है और बुक में भी दूसरा ही दे रखा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। करके सीखने पर आधारित है प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि और विचार विमर्श विधि। तो करके सीखना, देखिए व्याख्यान विधि में तो बिल्कुल भी करके नहीं सीखा जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अध्यापक ही अर्थ बताता है, छात्र चुपचाप सुनेंगे तो फिर करके सीख ही नहीं सकते। विचार विमर्श में एक दूसरे के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रयोजना विधि करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने का जो सिद्धांत है साथियों जॉन ड्यूवी वाला, जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर ही आधारित है ये। तो प्रयोजना विधि आपका फर्स्ट जो विकल्प है वही सही है, समस्या समाधान विधि नहीं रहेगा, ओनली प्रयोजना विधि ही इसका आंसर रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि है वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अवलोकन विधि और कहानी विधि। तो कहानी विधि तो हम सुनते हैं, तो ज्ञानेंद्रियां, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप, तीनों में ही ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियां हैं उससे तीनों से बेटर कौन सी है? अवलोकन विधि, क्योंकि आप किसी भी चीज को आप अवलोकित करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हो तो आप उसको देख भी रहे हो, आप अवलोकन कर रहे हो तो आप उसको छू भी सकते हो साथियों। प्रत्यक्ष अनुभव आपको उस चीज का हो रहा है, मतलब ज्ञानेंद्रिया ज्यादा सक्रिय है, इसलिए तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 18 में बिल्कुल राइट आंसर है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पाएंगे। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और मूल्यांकन। तो अधिगम परिस्थिति का निर्माण अगर करना है तो इसका आधार किसको माना जाएगा मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है इसको भी, और इसका राइट आंसर है शिक्षण विधि। क्यों? क्योंकि शिक्षण विधि की मतलब बच्चों को आप कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाओगे, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे, तो बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे, तो ये परिस्थिति का निर्माण किसके आधार पे होगा? शिक्षण विधि के आधार पर ही होगा। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 19वें क्वेश्चन में। अब अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके मित्रों बेल आइकन जरूर दबा लेना, नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे ताकि आप किसी भी वीडियो से वंचित न रह जाए और कोई टेस्ट आपका न छूट जाए साथियों। प्रश्न नंबर 20,
ज्ञात विशेष सामग्री के मूल्य की निर्धारक विधि है अन्वेषण विधि, तुलना विधि, मूल्यांकन विधि और सामान्यीकरण विधि। तो मित्रों, ज्ञात विशेष सामग्री के मूल्य की निर्धारक विधि की बात करें तो मतलब जो सामग्री ज्ञात है उसके मूल्य का निर्धारण करना है तो फिर वहां उसके लिए मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना आपको पड़ेगा। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। तो शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर ये 26 कंप्लीट हुआ साथियों। अब देखिएगा हिंदी का टेस्ट नंबर 21 जरूर देखिएगा और साथ में जीन पियाजे के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको किसी भी कंडीशन में मिस मत कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।